तो हेलो। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री। तो जैसे कि ज्योमेट्री में हमारा जो है यूनिवर्सिटी में फ़िलहाल पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ाया जा रहा है, लेकिन हम जो है स्ट्रेट लाइन से और प्लेन से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा ये जो चैप्टर है ये माताम्बर तिवारी बुक से हम सॉल्व करेंगे। और उस माताम्बर तिवारी की बुक में चैप्टर नंबर 4, वहाँ से हम जो है इसके क्वेश्चंस लगाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये देखा गया है कि माताम्बर तिवारी की बुक से ही उठ के हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसीलिए हम जो है उनकी बुक प्रेफर करते हैं। तो ज्योमेट्री में इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारी जो हम 12th में ज्योमेट्री थी, जैसे वेक्टर एंड 3D, तो उसी के हम जो है टर्म्स रिवाइज करेंगे। और यहाँ पे हमारा केवल कुछ ही नए टर्म्स हम आएंगे इस वीडियो में, और वो होंगे हमारे, अगर हमारा दो लाइंस की इक्वेशन दी हुई है या फिर दो लाइंस के हमारे डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं, तो उनकी बीच से इंटरसेक्ट करने वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा। और यही सब हमारा जो है, बस यही चीज़ एक है जो कि यहाँ पे नई होगी, बाकी सब हमारा वही 12th लेवल का है इस वीडियो में। तो और उसके बाद इस वीडियो में ही हम एक्सरसाइज 4.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए देखते हैं ज्योमेट्री में। तो सबसे पहली चीज़ जो ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन में हम बताना चाहेंगे वो है हमारा डायरेक्शन एंगल्स। ठीक, तो हमारे डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं? डायरेक्शन एंगल्स, सबको पता है कि हमारे डायरेक्शन एंगल्स जो होते हैं वो होते हैं द एंगल्स मेड बाय द लाइन विद द रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स। तो विद द रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट एक्सेस इज नोन एज द डायरेक्शन एंगल्स। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई एक्सेस है और ये हमारी जेड एक्सेस है। ठीक, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारी कोई इस तरह की लाइन ऐसे गई है और इस लाइन को हम कह देते हैं L1। ठीक, तो ये जो लाइन है ये मान लेते हैं यहाँ से अल्फा एंगल बना रही है, यहाँ से हमारा बीटा एंगल बना रही है और यहाँ से अगर हमारा गामा एंगल बना रही है। तो हमारा जो डायरेक्शन एंगल्स होते हैं वो इन्हीं एंगल्स को हम क्या कहते हैं? डायरेक्शन एंगल्स। यानी कि एक्स एक्सेस से जितना एंगल है उस लाइन का, बी एक्सेस से जितना एंगल है और जेड एक्सेस से जितना एंगल है, उन एंगल्स को हम कहेंगे डायरेक्शन एंगल्स ऑफ दैट लाइन। ठीक, अब अगला आता है हमारा इसी में डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन एंगल्स हम लिख भी सकते हैं the angle between the line and the coordinate axis। ये होता है हमारा डायरेक्शन एंगल। अब इसके बाद आते हैं हम डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। तो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस, तो ये सारी चीज़ें हम वही हमारा 12th का ही है, इंटरमीडिएट का, कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। तो इन सारे एंगल्स का अगर हम कॉस ले लेंगे तो वो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हो जाते हैं। ठीक, और उनको हम किससे डिनोट करते हैं? LMN से। तो यहाँ पे हमारा जैसे अल्फा एंगल एक्स के साथ है, बीटा एंगल वाई और गामा एंगल जेड के साथ है, तो हमारे इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ जाएंगे? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ठीक, इनको हम डिनोट किससे करते हैं? L, M और N से इनको हम डिनोट करते हैं। ठीक, अब इनमें एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो हमारे यूनिक होते हैं, किसी भी लाइन के हमारे यूनिक होते हैं। वो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हमारे यूनिक होते हैं, यानी कि अगर हमारी लाइन L1 है और कोई दूसरी लाइन L2 है, ठीक, कोई दूसरी लाइन इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में कोई दूसरी लाइन L2 है, तो उसके और L1 के कोऑर्डिनेट्स जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो हमेशा यूनिक होंगे, मतलब कि हमेशा अलग होंगे। L1 के एकदम ही अलग होंगे और L2 के एकदम ही अलग होंगे। कोई भी दो लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हमारे सेम नहीं हो सकते हैं। ठीक,
तो ये थे हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मान लेते हैं अगर हमारी दूसरी लाइन है ये, ठीक, तो साफ साफ दिख रहा है ये हमारा अल्फा डैश बना रही है इसके साथ, बीटा डैश बना रही है इसके साथ, और ये हमारा गामा डैश बना रही है इसके साथ। तो एंगल्स अलग अलग सबटेंड कर रही है। अगर हमारे सेम एंगल सबटेंड कर देगी तो ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर अल्फा कर देगी, यहाँ से बीटा कर देगी, और यहाँ से वापस गामा कर देगी, तो सेम ये उसी लाइन पे चली जाएगी और वो कोई दूसरी लाइन नहीं जबकि बल्कि वही सेम लाइन ही हो जाएगी। तो इसका मतलब कि अगर हमारे पास अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है तो वो एक सिंगल मतलब वो यूनिक होते हैं किसी सिंगल लाइन के, वो दो लाइन के एक ही अल्फा बीटा गामा नहीं हो सकते, मतलब डायरेक्शन एंगल्स की अगर हम बात करें तो। और एक ही लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस भी हमारे नहीं हो सकते हैं, जैसे एल एम एन है या फिर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है किसी लाइन का, तो वो हमारा उतना ही रहेगा, वो हमारा दो लाइन के हमारे सेम डायरेक्शन कोसाइंस नहीं हो सकते हैं। अब अगला आता है हमारा डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज की अगर हम बात करें तो वो हमारे क्या होते हैं? तो डायरेक्शन रेशियोज को हम कह सकते हैं कि कुछ नहीं होते, वो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस नहीं, हम किसी अगर हम कोई नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे किसी कांस्टेंट से तो वो हमारा डायरेक्शन कोसाइन बन जाता है। जैसे कि डायरेक्शन कोसाइंस यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये यूनिक होते हैं और इनको डिनोट कैसे किया जाता है? यूनिक होते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ये होता है, और इनको हम एल एम एन से इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक। अब अगला आता है हमारा डायरेक्शन रेशियोज। ये आता है हमारा डायरेक्शन रेशियोज। तो हम डायरेक्शन रेशियोज की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए, दो लाइन के हमारे जो है एक ही लाइन के हमारे कई डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं, ठीक। एक लाइन के हमारे कई डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं। जैसे कि डायरेक्शन रेशियोज हमारा होता क्या है, असल में हम पहले ये देखते हैं। डायरेक्शन रेशियोज हमारा कुछ नहीं होता है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एल से, तो जैसे कि मान लेते हैं A1 होता है, ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज हैं किसी लाइन के, ए बी सी हमारे किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो हमारा ए क्या होगा? कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फा, ठीक। यानी कि डायरेक्शन कोसाइन में कुछ ना कुछ हम मल्टीप्लाई किए होंगे तो वो हमारा डायरेक्शन रेशियोज दे रहा होगा, किसी के मल्टीपल में होगा, डायरेक्शन कोसाइंस का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। ये ए आ जाएगा। बी की अगर हम बात करें तो सेम कॉस बीटा होगा, ठीक। और अगर हम सी की बात करें तो ये हमारा होगा अल्फा हो गया भाई। सी की बात करें तो ये हमारा लैम्डा कॉस गामा होगा, ठीक। तो ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो इसके हमारे कई डायरेक्शन रेशियोज आ सकते हैं। हम लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे भी और यहाँ पे भी चेंज करते जाएंगे तो हमारे एक ही लाइन के अलग अलग डायरेक्शन रेशियोज मिलते जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दे आर नॉट यूनिक, ठीक। ये हमारे यूनिक नहीं होते हैं, दे आर नॉट यूनिक। पहली बात तो ये हमारे यूनिक नहीं होते हैं, और ये जो है किसी एक लाइन के हमारे कई डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं। हम लैम्डा की वैल्यू चेंज करते जाएं, हमें अलग अलग डायरेक्शन रेशियोज मिलते जाएं। तो ये था हमारा डायरेक्शन रेशियो। और यहाँ पे हम एक और पॉइंट लिख लेते हैं, यहाँ पे एक चीज लिख लेते हैं कि ए बी सी अगर कोई डायरेक्शन रेशियोज हैं तो हमारा ए आएगा इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा, बी आएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ कॉस बीटा, एंड सी आएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ कॉस गामा, ठीक। ये हमारा ए बी सी आएगा। ये हमारे होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे हम कि ए लाइन हैज यूनिक
यूनिक डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस को हम DCS से डिनोट करते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। बट हैव डिफरेंट, बट हैव वेरियस, या फिर कह सकते हैं बट हैव मैनी डायरेक्शन रेशियोज, DRS, डायरेक्शन रेशियोज। तो एक लाइन के हमारे डायरेक्शन कोसाइंस तो यूनिक होते हैं, लेकिन डायरेक्शन रेशियोज की जब हम बात करें तो वो हमारे काफ़ी ढेर सारे हो सकते हैं। ठीक, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम में I + J + K, ये अगर हमारी कोई लाइन है, ठीक, ये कह सकते हैं कोई वेक्टर है, ठीक, तो इसके जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज हैं वो हमारे कितने हैं, 1 1 1, ठीक। लेकिन हमारे डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, अगर हम देखें तो डायरेक्शन कोसाइंस हमारे 1/√3 1/√3 1/√3, ठीक। अब अगर हम इसको डायरेक्शन कोसाइंस हमारे हमेशा 1/√3 1/√3 1/√3 रहेंगे, क्यों, क्योंकि वो हमारे क्या डिनोट कर रहे हैं, एंगल्स डिनोट कर रहे हैं। वो हमारे क्या बता रहे हैं, एंगल डिनोट बता रहे हैं। 1 1 1 1/√3 1/√3 एंड 1/√3, ठीक। वो हमारे क्या बता रहे हैं, ये हमारे हैं DCS डायरेक्शन कोसाइंस, और ये हमारे हैं DRS डायरेक्शन रेशियोज, ठीक, इस वेक्टर के। अब ये हमारे डायरेक्शन रेशियो और वो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। तो ध्यान से देखें तो इन सब के जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं ये हमारे यूनिक है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू, डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू चेंज हो सकती है। अगर हम इस पूरी वेक्टर को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये वेक्टर A मान लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 4i कैप + 4j कैप + 4k कैप। लेकिन ध्यान दें तो अभी भी हम क्या लिख सकते हैं कि ये वेक्टर A ही है, बस उसका 4 टाइम्स हो गया है, ठीक। तो यानी कि लाइन की अगर हम बात करेंगे तो लाइन तो हमारी ये सेम ही रिप्रेजेंट करेगा, बस वेक्टर की अगर हम बात करें तब हमारा चेंज आएगा। यानी कि लाइन तो हमारी ये और ये दोनों सेम है, ठीक। और ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखे कि लाइन, किसी भी लाइन के हमारे डायरेक्शन कोसाइंस तो यूनिक होंगे, लेकिन डायरेक्शन रेशियोज हमारे कई हो सकते हैं, क्योंकि इस लाइन का भी अगर हम डायरेक्शन कोसाइंस निकालें तो वो भी हमारा यही आएगा, यानी कि लाइन हमारी सेम है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है कि डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, ठीक। अब आते हैं हम, हमारी एक थ्योरम थी, थ्योरम हम लोगों ने वो वाली थ्योरम इंटरमीडिएट में पढ़ी है, जिसमें डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम हमारा 1 के बराबर होता है, ठीक। डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम यानी कि L² + M² + N², ये हमारा 1 के बराबर होता है, जहाँ पे हमारा L M N क्या है, वेयर L M and N आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। किसी भी लाइन के हमारे क्या है, वो डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक, DCS ऑफ ए लाइन। अब इसका हमारा प्रूफ भी है, लेकिन हमारी बुक में दिया है, बट हमारे एग्जाम में आज तक कभी भी इसका प्रूफ नहीं पूछा गया, और हमें भी नहीं लगता कि ये कभी पूछा जाएगा, ठीक। तो ये था हमारा कि ये एक थ्योरम थी, इसका ना ही हमारा प्रूफ कभी यूज हुआ है, ठीक, और ना ही एग्जाम में हमारा कभी प्रूफ इसका आया है। लेकिन ये जो थ्योरम है, या फिर कह सकते हो ये जो हमारा फॉर्मूला है, इसका हमें यूज बहुत बार करने को मिलेगा, और ये हर क्वेश्चन में लगभग हर ठीक ठाक क्वेश्चन में, ये हर 2-3 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन बाद आपको एक ना एक बार यूज करना ही पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और ये हमारे LMN डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, ना कि डायरेक्शन रेशियोज, ठीक। अब आता है हमारा एक
तो यहाँ पे हम अब कुछ रिमार्क्स लिखते हैं। ठीक, पहला रिमार्क हमारा क्या आता है कि अगर हमें किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है और ये हमारी कोई ऐसे लाइन जा रही है, अगर हमें इसके डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं, मान लेते हैं, ठीक, हमें इसके डायरेक्शन DRS डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन दिस इम्प्लाइज दैट, मतलब कि डायरेक्शन रेशियोज अगर हमें गिवन है तो ये हमें क्या इम्प्लाई कर रहा है, मतलब इनका मतलब जो हमारा क्वेश्चन है डायरेक्शन रेशियोज दिया है अगर हमको, तो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, तो ए वेक्टर विच इज पैरेलल या फिर वेक्टर जब हम लिखते हैं तो वेक्टर के लिए हम पैरेलल की बजाय हम कोलिनियर लिखते हैं। ठीक है, ए वेक्टर कोलिनियर, या फिर अभी आप समझने के लिए पैरेलल लिख लीजिए, पैरेलल टू द लाइन। ठीक, अगर हमें किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं तो इसका साफ साफ सा मतलब है कि इस लाइन, ये हमारी मान लेते हैं लाइन L1 है, तो इस लाइन के अलोंग एक हमारी वेक्टर दी हुई है। ठीक, एक पैरेलल वेक्टर हमारी लाइन के अलोंग दी हुई है। लेकिन अगर हमें किसी लाइन के, दूसरा रिमार्क लिखेंगे, अगर हमारा DCS किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हमारे गिवन है, आर गिवन, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा कि हमें उस लाइन के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर, उस लाइन के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर गिवन है आपकी, वेक्टर नहीं एक यूनिट वेक्टर, ये V कैप होगा। ठीक, एक यूनिट वेक्टर हमें गिवन है, ए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, दिस इंप्लाइज दैट कि हमें क्या दिया है, ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द लाइन, ठीक है ना। डायरेक्शन रेशियोज अगर दिए हैं तो वो हमें इनडायरेक्ट वे में क्या दे रहा है, एक यूनिट वेक्टर दे रहा है उस लाइन के अलोंग। ठीक, और अगर हमारे डायरेक्शन कोसाइंस दिए हैं तो वो हमें क्या दिया है, एक यूनिट वेक्टर दिया है उस लाइन के अलोंग, और अगर हमारे डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं तो वो हमें क्या दिया है, एक वेक्टर, एक कोई भी वेक्टर दिया है जो कि हमारे उस लाइन के अलोंग है। अब यूनिट वेक्टर दिया है तो इसका मॉडुलस यानी कि कह सकते हैं या फिर इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं होगा। ठीक, 1 केवल और केवल तभी होगा जब वो डायरेक्शन रेशियोज हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हो। एक और नोट लिख लीजिए कि हमारे डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं वो एक डायरेक्शन रेशियो भी होते हैं। ठीक है ना, डायरेक्शन रेशियोज तो बहुत ढेर सारे होते हैं, उन्हीं डायरेक्शन रेशियो में से एक डायरेक्शन रेशियो ऐसा होता है जो कि डायरेक्शन कोसाइन होता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन इज ए डायरेक्शन रेशियो, ये एक डायरेक्शन रेशियो है, लेकिन ऑल डायरेक्शन रेशियोज आर, मतलब कि हम ये बस इतना समझ लेते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस हमारा एक डायरेक्शन रेशियो है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन रेशियो है तो वो डायरेक्शन कोसाइन हो। उसके लिए क्या होना चाहिए कि डायरेक्शन रेशियोज का जो हमारा स्क्वायर का सम है वो हमारा 1 आना चाहिए, तभी वो वाला डायरेक्शन रेशियो हमारा डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। ठीक, तो ये हमारे कुछ रिमार्क्स थे। अब आते हैं हम कि अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज दिया है तो हम डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे। ठीक, अगर हमें किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं और हमसे कहा जाए कि उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकाले तो वो हम कैसे निकालेंगे, बहुत इजी रहता है और 2 मिनट में, बाकी मुझे लगता है कि सभी को आता होगा ये चीज़, लेकिन फिर भी मैं बता दूं। मान लेते हैं A1 A2 A B और C, ये हमारे गिवन हैं डायरेक्शन रेशियोज, और हमसे कहा गया है कि हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने हैं इस लाइन के। ठीक, इसी लाइन का हमारा डायरेक्शन रेशियो दिया है, तो डायरेक्शन कोसाइन हम सबको पता है A/√A² + B² + C² होगा, कॉमा दूसरा जो हमारा डायरेक्शन कोसाइन होगा वो √A² + B² + C² होगा, और जो तीसरा होगा वो हमारा होगा C/√A² + B² + C² होगा। ठीक, ये हमारा डायरेक्शन कोसाइंस होंगे उसी लाइन के। ठीक,
तो हमें कन्वर्जन आ गया कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अगर हमें डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो हम डायरेक्शन कोसाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब अगला आता है हमारा कि 2 पॉइंट अगर हमें किसी लाइन पे गिवन है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल रहता है, आपको पता है कि मान लीजिए एक ये लाइन है, इस पे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये A1 B1 C1 है, ठीक, और ये A2 B2 C2 है, C2 है। तो हम समझ जाएंगे कि उसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो हमारे इन दोनों पोजीशंस या फिर कह सकते हैं जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके डिफरेंस होते हैं। जैसे कि हमारा पहला डायरेक्शन कोसाइन होगा A2 माइनस A1, दूसरा होगा B2 माइनस B1 और तीसरा होगा C2 माइनस C1। ठीक, तो ये सब हमारे डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे उस लाइन के। ठीक, तो ये सब एकदम बेसिक सी चीज़ें हैं और आप इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करके मतलब 1.5 की या 1.25 की स्पीड में भी चला के आप इसको जल्दी से देख के एक बार रिवाइज कर सकते हैं। ये बस एक रिवीजन के लिए है। ठीक, अब आता है हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन अगर हमें पता है और उनके बीच का हमें एंगल निकालना है तो कैसे निकलेगा। तो हम सभी जानते हैं कि हमारी जो लाइन की इक्वेशंस होती हैं वो हमारी अभी बताएंगे हम। लाइन की इक्वेशंस हम जब लाइन्स पे आएंगे तो हम बताएंगे, अभी तो हमारा नॉर्मल चल रहा है। लाइन की इक्वेशन में बस हमें इतना पता है रहना चाहिए कि एक हमारी वेक्टर दी रहती है जो लाइन के पैरेलल हो। ठीक, वो हमारी लाइन की इक्वेशन एक्चुअली इस तरह से होती है, r डॉट विथ वेक्टर b और नहीं, ये नहीं होता है। जो हमारी लाइन की इक्वेशन होती है वो हमारी हाफ होती है r इज इक्वल्स टू a प्लस टी बी। ठीक, तो ये हम आगे जाके पढ़ेंगे अगर अभी हम आपने नहीं पढ़ा है तो ये हमारी होती है लाइन की इक्वेशन। ठीक, तो आगे हमें ये पता लगेगा क्या होती है। अभी हम बस इतना समझ लेते हैं, ये b जो हमारा होता है वो हमारा एक पैरेलल वेक्टर होता है जो कि उस लाइन के थ्रू गया होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम अब पढ़ेंगे कि एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो दो लाइन के बीच का एंगल मतलब कि उन दो लाइंस के जो पैरेलल हमारी वेक्टर गई हैं उनके बीच का एंगल। तो हम अच्छे से जानते हैं कि अगर हमारा मान लेते हैं कोई ये लाइन है और ये हमारी दूसरी लाइन है। ठीक, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला एंगल छोटा है और ये वाला एंगल बड़ा है। ठीक, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस हमेशा हमारा जो है छोटा वाला एंगल लिया जाता है ये, तो इसको कहते हैं थीटा। ठीक, ये हमारी लाइन 1 है और ये हमारी लाइन 2 है। ठीक, और इसके अक्रॉस अलॉन्ग जो हमारी मान लेते हैं वेक्टर ए गई है और इसके अलॉन्ग हमारी वेक्टर बी गई है। ठीक, तो अगर हमें दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, cos थीटा विल बी इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b। ठीक, ये हमारा जो है दो लाइन के बीच का एंगल हो जाएगा और उसको हम cos थीटा से डिनोट करेंगे। अब अगर cos को उधर इन्वर्स में ले जाएंगे तो हमारे थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक, यहाँ पे हमारी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि इस वेक्टर a और b को अगर हम लिखें a1 a2 a3 के फॉर्म में, यानी कि अगर हम माने कि जो हमारी वेक्टर a है वो है वेक्टर a इज इक्वल्स टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ठीक, और वेक्टर b जो है हमारी उसको मान ले हम वेक्टर b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप है ना, प्लस b3 k कैप। तो ये हमारा क्या आएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, वो हमारा cos थीटा आएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ठीक, ये आएगा अपॉन में अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर
प्लस बी वन स्क्वायर प्लस बी2 स्क्वायर प्लस बी3 स्क्वायर। ठीक, ये आएगा हमारा कॉस थीटा। तो ये था हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब आता है हमारा कंडीशंस फॉर परपेंडिकुलरिटी एंड कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म। ठीक, तो अगर हमारी दो लाइंस हमारी कब हमारा परपेंडिकुलर रहेंगी और कब हमारा जो है पैरेलल रहेंगी, तो हम कॉस थीटा से ही हम बता सकते हैं। जैसे हमारा ये आया था कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन ए मॉड एंड बी मॉड। ठीक, ये हमारा जो है ये हमारा आया था। तो हम कॉस थीटा हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पे लिखते हैं कंडीशंस फॉर परपेंडिकुलरिटी। ठीक है, तो कंडीशन ठीक फॉर परपेंडिकुलरिटी, ठीक है ना, फॉर परपेंडिकुलरिटी ऐसे लिखते हैं। फॉर परपेंडिकुलरिटी, ठीक, यहाँ ये बना देते हैं परपेंडिकुलरिटी। चलिए क्या कंडीशंस होती हैं, वो हमारी सिंपल है। इन दोनों का शो करेंगे तो हमारा आएगा वेक्टर पहली और दूसरी। देखो जो हमारी लाइन 1 होगी उसके डायरेक्शन रेशियोज हम कंसेक्यूटिव मतलब साथ साथ में लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज के साथ, और उनका जो सम होगा वो हमारा 0 आना चाहिए। जैसे कि A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, ये हमारा कितना आना चाहिए 0। क्यों? अगर हमारा परपेंडिकुलर है दोनों लाइन तो हमारा कॉस 90 डिग्री आएगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आएगी और कॉस 90 डिग्री हमारा 0 हो जाएगा। और ये 0 हमारा तभी होगा जब A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 हमारा 0 हो यहाँ से। ठीक, तो ये हमारा कंडीशन हो जाती है परपेंडिकुलरिटी के लिए। लेकिन अगर हम दो पैरेलल अगर लाइंस हैं उनकी अगर कंडीशन देखें तो हम जानते हैं कि अगर हमारी लाइन 1 है ये L1 और ये हमारी लाइन 2 है L2, ठीक, और ये दोनों पैरेलल्स हैं, तो इनके अलॉन्ग जो वेक्टर होगी वो एक ही वेक्टर होगी कोई, है ना। अब वो A वेक्टर हो इज इक्वल टू चाहे B वेक्टर हो। ठीक, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो दो वेक्टर्स हैं ये हमारे इक्वल हो सकता है इनका मैग्नीट्यूड चेंज हो, है ना, लेकिन ये हमारी वेक्टर सेम रहेंगी। तो अगर हमारा मैग्नीट्यूड चेंज है, ठीक, मान लेते हैं A हमारी छोटी और B हमारी बड़ी है, तो B को हम लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जहाँ पे लैम्डा हम 1 से बड़ा ही रखेंगे। ठीक, जैसे ये यहाँ पे कर देते हैं, हमारी एक A है और लाइन L2 के बराबर पैरेलल वेक्टर है हमारी B, ठीक, और B हमारी मैग्नीट्यूड में बड़ी है, तो A हमारा कितना हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ B हो जाएगा, जहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। ठीक, तो लेकिन देखो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि वेक्टर्स हमारी जो है A हमारी छोटी है B हमारी बड़ी है, लेकिन वेक्टर्स हमारी दोनों पैरेलल हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारी दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके जो हमारे पैरेलल वेक्टर्स होंगे, या फिर कह सकते हैं उनके डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे, क्योंकि लाइन 1 का डायरेक्शन रेशियोज वही होगा जो उसके पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होगा, और लाइन 2 का डायरेक्शन रेशियो वही होगा जो उसके पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होगा। ठीक, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज का जो हमारा प्रोपोर्शन होता है वो हमारा मतलब डायरेक्शन रेशियोज हमारे जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो हमारे रेशनल होंगे, मतलब रेशनल प्रोपोर्शन में होंगे। जैसे कि A1 अपॉन B1 इज इक्वल्स टू इसका डायरेक्शन रेशियो ऊपर वाला और इसका इज इक्वल्स टू A2 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू A3 अपॉन B3। ठीक, A3 अपॉन B3, ये तीनों हमारे इन तीनों का जो हमारा रेशियो निकालेंगे तो हमारा सेम आएगा, और वो किसके बराबर आना चाहिए, वो हमारा लैम्डा के बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ से हम साफ साफ दे सकते हैं कि वेक्टर A अपॉन वेक्टर B इज इक्वल टू लैम्डा आ रहा है। अगर हम B को इधर कर दे तो हमारा ये शो करेगा। तो हमें सिंपल सी पता है कि ये किस चीज़ की कंडीशन थी, ये हमारी थी
कंडीशन फॉर पैरेललिज्म। ठीक, दो वेक्टर हमारी पैरेलल होंगी तो ये कंडीशन होती है, और दो वेक्टर अगर हमारी परपेंडिकुलर होंगी तो ये कंडीशन होती है। ये चीज़ हमने क्लास 12 में ही पढ़ी हुई थी, और ये भी जानी पहचानी सी चीज़ हमारे सामने निकल के आई। ठीक, अब हमारा आता है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन विच बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। ठीक है ना, टू गिवन लाइन्स। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम लिखते हैं अगला जो हमारा थोड़ा सा नया आता है, और उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस पे। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन, उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन टू लाइन्स। पहली लाइन हम मान लेते हैं ये है, और दूसरी लाइन हम मान लेते हैं हमारी ये है। ठीक, अब ये हमारी लाइन 1 और ये हमारी लाइन 2। ठीक है, L1 और L2। अब यहाँ से देखते हैं कि इस लाइन का हमारा जो डायरेक्शन रेशियो है, ठीक, या आप फिगर थोड़ा हम इधर बना लेते हैं, फिगर हम इस साइड बना लेते हैं। ठीक, तो ये हमारी मान लेते हैं पहली लाइन, और ये हमारी मान लेते हैं दूसरी लाइन गई है। ठीक, ये हमारी L1 है और ये हमारी लाइन नंबर 2 है। ठीक, इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो मान लेते हैं हमारे A1, B1 और C1 है। ठीक, और इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज वो हमारे हैं A2, B2 और C2 हैं। ठीक, तो अब ध्यान से देखिए, हमें क्या निकालना है, उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं जो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल बाइसेक्ट कर रही हो। तो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल बाइसेक्ट करने वाली लाइन जो हमारी होगी वो ये होगी, और ठीक, वो ये होगी, और क्या होगी, और ये होगी, क्योंकि ये भी तो एंगल है ना इन दोनों लाइन के बीच का, और हमारी ये होगी। ठीक, ये वाली हमारी लाइन, ये दो लाइन हमारी जो है इसको इन दोनों लाइंस के एंगल के बीच से पास हो रही होंगी। ठीक, अब ध्यान से देखें, अगर तो हमें इसका डायरेक्शन रेशियो दिया है, यानी कि इसके अलोंग एक वेक्टर हमें दी हुई है। इसका डायरेक्शन रेशियो हमें दिया है तो इसके अलोंग एक वेक्टर दी हुई है। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमको सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज नहीं दिया जाएगा, एक्चुअल में हमको यहाँ पे किसकी ज़रूरत है, डायरेक्शन कोसाइंस की ज़रूरत पड़ेगी, तभी हम इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल पाएंगे। ये जो हमारी बाइसेक्ट करने वाली लाइन है। ठीक, तो अगर हमारे इसका डायरेक्शन रेशियो दिया है तो हम उससे डायरेक्शन कोसाइंस निकाल पाएंगे। ठीक है ना, हमने अभी देखा था कि डायरेक्शन रेशियो दिया है और उससे कोसाइन कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो दिया जाएगा तो हमें हमेशा क्या ज़रूरत पड़ेगी, डायरेक्शन कोसाइंस की। तो यहाँ पे L1, M1 और N1 ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हैं ऑफ लाइन 1, और L2, M2 और N2 ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हैं लाइन 2 के। ध्यान रखना, ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। ठीक, तो अगर हम पैरेललोग्राम है, ये देख सकते हैं, ये हमारा एक पैरेललोग्राम बन रहा है। ठीक है, ये हमारा एक पैरेललोग्राम बन रहा है। ठीक, और अगर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस भी एक डायरेक्शन रेशियो होते हैं, और अगर डायरेक्शन रेशियो पता है तो इसके अलोंग हमको वेक्टर पता है। ठीक,
और इसके अलॉन्ग भी हमको वेक्टर पता है। तो इन दोनों वेक्टर को अगर हम सम करेंगे तो ये जो हमारा आएगा, ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा एक वेक्टर आ जाएगा। और उसके डायरेक्शन रेशियोज अगर हमें पता लग जाए तो हमें पता लग जाएगा कि उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज यानी कि उस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज, ठीक, जो कि इन दोनों लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, इन दोनों लाइन के बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, सिंपल, हमें पता है इसके अलॉन्ग एक वेक्टर पता है जो कि है L1 i कैप प्लस L1 i कैप प्लस M1 j कैप प्लस N1 k कैप, ठीक। ये एक वेक्टर इसके अलॉन्ग हमें ऐसे दी हुई है। और ये जो हमारी वेक्टर है वो हमारी क्या दी है, L2 i कैप प्लस M2 j कैप प्लस N2 k कैप, ठीक। ये हमारी दो वेक्टर दी हुई है, इन दोनों का हम सम करेंगे और हमारी इस वेक्टर का हमारा आ जाएगा। तो हमारा पहला डायरेक्शन रेशियो क्या आया, डायरेक्शन रेशियो, फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो वो हमारा आया है, जहाँ लिख लेते हैं L1 प्लस L2 M1 प्लस M2 N1 प्लस N2, ठीक। तो ये हमारा डायरेक्शन रेशियो आया है पहली लाइन का, ठीक है ना। मतलब जो हमारा एक दो लाइंस हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो ये जो हमारा ये वाला एंगल कट कर रही है उसका एंगल हमारा, उसका डायरेक्शन रेशियो हमारा आया है, ठीक। ये अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो ये वाला लाइन का जो आएगा वो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस नहीं आएंगे, क्योंकि अगर हमें यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस दी है इसका मतलब कि ये वाली जो हमारी वेक्टर है वो एक यूनिट वेक्टर है, ठीक। और ये वाली जो एक वेक्टर है वो भी एक यूनिट वेक्टर है। तो दो यूनिट वेक्टर का सम अगर हम करेंगे तो हमारा एक यूनिट वेक्टर नहीं आएगा जब तक कि उन दोनों यूनिट वेक्टर के बीच में हमारा कितना एंगल ना हो जाए, 120 डिग्री, ठीक। आप खुद देख सकते, पता लगा सकते हो कि ये जो है ये एक यूनिट वेक्टर नहीं आ रही है, इसका लेंथ बड़ा है ना, यूनिट वेक्टर नहीं है, ठीक। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर अगर नहीं है तो ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होंगे ही नहीं, ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो इसीलिए हमारे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बाइसेक्टिंग लाइन हमारे मिल जाएंगे। अब अगर हम इस लाइन की बात करें तो इस लाइन के लिए अगर हम बात करते हैं तो हम L2 को क्या करेंगे, नेगेटिव ले लें, ठीक है ना। अगर हम L2 का जो डायरेक्शन रेशियोज है उसको हम नेगेटिव ले लें तो वो हमारा कुछ इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, है ना, वो हमारा इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। और हमारा क्या होगा, वो फिर वो एक एसिड वो दे रहा है हमको, जो कि वेक्टर दे रहा है जो कि -L2 i कैप माइनस M2 j कैप और -N2 k कैप है, ठीक। ये हमारा उल्टी साइड में दे रहा है। अब इन दोनों वेक्टर का अगर हम एडिशन करेंगे तो हमको ये वाला जो है पता लग जाएगा, ठीक। इन दोनों वेक्टर का अगर हम एडिशन किए तो हमको ये वाले एंगल का बाइसेक्टर पता लग जाएगा, ठीक। ये वाले एंगल का बाइसेक्टर पता लग जाएगा इन दोनों को ऐड किए तो हमारा जो दूसरा डायरेक्शन रेशियो आ रहा है, दूसरे बाइसेक्टर का डायरेक्शन रेशियो जो आ रहा है वो है इसको और इसको ऐड कर देंगे तो L1 माइनस L2 M1 माइनस M2 और N1 माइनस N2, ठीक। ये हमारे दो डायरेक्शन रेशियोज आ गए, क्योंकि हमारी दो लाइनें जो है वो L1 और L2 के बीच के एंगल को इंटरसेक्ट करेंगी, क्योंकि हमारे दो एंगल भी बनते हैं, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करें, एक होता है हमारा एक्यूट एंगल और ये वाला एंगल होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक में हम सीधे आपको कुछ पॉइंट्स लिखा देते हैं जो कि आपको आसानी से याद करने में मदद मिलेगी, और फिर हम सीधे चलेंगे एक्सरसाइजेस पे। तो हमारा पहला पॉइंट आता है इसमें, ठीक, कि पहला पॉइंट जो हमारे DRS हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बोथ
बाइसेक्टर्स, जो हमारी दोनों लाइन में आई थी उनके डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बोथ बाइसेक्टर्स आर, तो हमारे क्या है L1 प्लस माइनस L2, M1 प्लस माइनस M2, N1 प्लस माइनस N2, ठीक, ये हैं, ठीक है। अब ये तीनों हमारे हैं क्या, डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक, ये तीनों हमारे डायरेक्शन रेशियोज हैं। बट L1, M1, N1 ये हमारे हैं डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक, ये हमें नहीं याद, ये हमें नहीं भूलना है, ये हमारे हमेशा डायरेक्शन कोसाइंस है, DCS, ठीक। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त भी हमको क्या देगा, दो इंटरसेक्टिंग लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दे देगा और बोलेगा कि बाइसेक्टर का हमें जो है डायरेक्शन रेशियोज बताओ। तो जो हमें पहले इंटरसेक्टिंग लाइन के डायरेक्शन रेशियो दिए हैं उसको हमें डायरेक्शन कोसाइंस में चेंज करना होगा। उसके बाद हम ऐड करके एक डायरेक्शन को एक बाइसेक्टर का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे और सब्ट्रैक्ट करके दूसरी बाइसेक्टर का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, ठीक। तो L2, M2, N2 ये हमारे कितने आ जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन 2, ये हमारा लाइन 1 का था और ये हमारा लाइन 2 का था, ठीक। तो ये हमारा यहाँ पे सारी थ्योरी खत्म हो जाती है और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ आगे। तो वैसे तो हम बता दें कि एक्सरसाइज 4.1 में अभी तक एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस नहीं आए हैं 4.1 से एक्सरसाइज, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं और थोड़े टफ टाइप के हैं जिनमें प्रूविंग्स हैं। क्वेश्चंस अगर उसमें सिंपल हैं तो एकदम ही सिंपल है, और क्वेश्चंस अगर उसमें थोड़े बहुत भी मतलब अगर लेवल अच्छा हो रहा है तो उसमें हर स्टूडेंट फंस रहा है। तो आइए हम वही क्वेश्चंस करेंगे जिसमें मुझे लग रहा है कि आप फंस सकते हैं। तो अगर हम बुक खोलेंगे चैप्टर नंबर 4 स्ट्रेट लाइन्स एंड प्लेन्स होगा मातांबर की बुक में, उसका पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट इतने एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग पॉइंट इतने एंड इतने। सॉरी ये तो प्लेन्स में आ गए। 4.1 का 4.1 पे अगर हम जाएं तो पहला क्वेश्चन इसका बहुत इजी है, ठीक। कुछ नहीं दिया है हमको, आप अगर कर देखेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, आप आराम से कर लेंगे। और दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इजी है, उसको भी आप काफ़ी आराम से कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहा था मैं बता दूं, तीसरे क्वेश्चन में बोल रहा है इफ़ ए लाइन मेक्स अल्फा बीटा गामा एंगल, एक लाइन है, ठीक, वो हमारा अल्फा एंगल बना रही है, बीटा एंगल बना रही है और गामा एंगल बना रही है, ठीक, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस है। तो हमें ये प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू कितना है हमारा 2, ये हमें प्रूफ करना है। सिंपल सा है, हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा हमारा कितना आता है 1 आता है। इसको हम उस फॉर्मूले से चेंज करेंगे कि कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे और चेंज करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1, और ये पे 1 1 1 तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और उधर चला जाएगा हमारा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस 1, ठीक, प्लस 1 इधर ले आएंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। वहाँ से अगर हम करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये प्लस 1 यहाँ से हटा दें और देखिए हमारा प्रूफ हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब हम जल्दी से आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हमारा थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है और ये हमारा थोड़ा लेंदी भी है, तो इसके लिए हम इसको लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो कह रहा है कि इफ ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा with the 4 diagonals of a cube, prove that
कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर डेल्टा का सम हमारा 4/3 आएगा। इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ, कह रहा है कि एक क्यूब है, ठीक, हम बना लेते हैं यहाँ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना, ये हमारा आ जाएगा, हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, ठीक, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। और इसी अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पे एक हमारा आ जाता है क्यूब, तो ये हमारा आ गया क्यूब, ठीक। ठीक, ये हमारा क्यूब बन गया है। ये हमारी एक्स एक्सेस है, ये हमारी वाई एक्सेस है और ये हमारी जेड एक्सेस है, ठीक। अब इस क्यूब की साइड मान लेते हैं कि कितनी, मान लेते हैं कि इस क्यूब की हर साइड का लेंथ है हमारा ए, ठीक। तो ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा ए हो जाएगा। तो सोल्यूशन अगर हम लिखेंगे, हमारा साइड ऑफ ए क्यूब that will be equal to, we have assumed it as a, ठीक। तो हमारा ए ए ए ए, तो अगर हमारा ये ओरिजिन है, ठीक, तो इस ओरिजिन का हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,0,0, ठीक। ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। ये कितना हो जाएगा, एक्स पे ए, वाई पे भी 0 है और जेड पे भी 0 है, a,0,0, ठीक, ये हमारा हो गया। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम करें, यहाँ पे तो एक्स जेड पे ए, एक्स पे ए, जेड पे ए और वाई पे हमारा आया 0, तो ये हमारा हो गया इसका कोऑर्डिनेट। इसका करें तो जेड पे ए है, बाकी दोनों पे 0 है, एक्स पे भी 0, वाई पे भी 0, तो 0 0, ठीक, ये आ गया। ये ए नहीं है, 0 है ये, ठीक है। अब इसकी बात करें अगर, तो ये हमारा ए हो जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा हो जाएगा एक्स पे ए, वाई पे ए, ए, 0 हो जाएगा। इसकी बात करें तो ये हमारा होगा वाई पे ए और एक्स पे 0, वाई जेड पे 0, तो 0, a, 0, ठीक। और इसकी बात करें अगर, तो ये हमारा वाई पे ए, जेड पे ए और एक्स पे 0, तो 0, a, ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि एक लाइन है, इस क्यूबॉइड में कितनी हमारी डायगोनल्स हैं, ठीक, 4 डायगोनल्स होती हैं। पहली ये, दूसरी ये, वो ऊपर से जो यहाँ मिली, ठीक, तीसरी यहाँ से यहाँ मिलने वाली और चौथी यहाँ से यहाँ मिलने वाली। हर क्यूब में हमारी 4 डायगोनल्स होती हैं, ठीक। अब कह रहा है कि एक लाइन है जो हमारी पहली डायगोनल के साथ अल्फा बना रही है एंगल, दूसरी डायगोनल के साथ बीटा बना रही है, तीसरी के साथ गामा और चौथी के साथ डेल्टा। यानी कि मान लेते हैं कि हमारी 1 2, ठीक, यहाँ से बना ली 3 और ये हमारी 4 डायगोनल्स हैं क्यूब की, ठीक। और एक लाइन हमारी ऐसे जा रही है, ठीक। तो ये हमारा पहली डायगोनल से अल्फा, दूसरी डायगोनल से हमारा बीटा, तीसरी डायगोनल से हमारा जो है गामा और चौथी डायगोनल से हमारा डेल्टा एंगल बना रही है, ठीक। अब ये हमें पता है, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले उन डायगोनल्स को फाइंड आउट करते हैं। तो हमारी सबसे पहली डायगोनल है ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ से, ठीक।
ये पॉइंट और हमारी मान लेते हैं 0 से ये पॉइंट मान लेते हैं, सबसे पहली डायगोनल हमारी 0 टू दिस, ठीक, ये हमारी सबसे पहली डायगोनल आई है, ठीक। इस डायगोनल को हम इस क्यूब को हम नाम दे देते हैं, तो इजी रहेगा हमें डायगोनल बताना। मान लेते थे यहाँ पे O, स्टार्ट करते हैं यहाँ से A, फिर B, C, D, E, F, G, ठीक, सारे हो गए ना वर्टिसेस, ठीक है, F, G, तो ये हमने सबको नाम दे दिए। अब सबसे पहला आता है हमारा OA डायगोनल, ठीक है ना, पहली डायगोनल आती है DIAGONAL डायगोनल OA, ठीक। तो OA की बात करें तो डायगोनल OA जो है वो हमारी क्या आएगी, A माइनस 0 I कैप, A माइनस 0 J कैप, A माइनस 0 K कैप, है ना, ये आएगी। तो हम इतना लंबा लिखने की बजाय डायरेक्ट लिख देते हैं A I कैप प्लस A J कैप प्लस A K कैप इज इक्वल्स टू OA, ठीक, OA, ये हमारी पहली डायगोनल आई, ठीक है ना। अब अगर हम दूसरी डायगोनल की बात करें तो वो हमारी आएगी GCF, ठीक, तो डायगोनल हमारी CF, डायगोनल CF, तो CF की अगर हम बात करें तो अब डायगोनल लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट CF निकालते हैं, ठीक, हम जान रहे हैं कि क्या है वो, तो यहाँ लिख देते हैं डायगोनल्स। तो ये हमारी OA आ गई, हमारी अब CF, तो जो हमारी CF डायगोनल है वो कितनी है, CF है, तो F से C को घटाएंगे, A माइनस 0 आया A I कैप, 0 माइनस A तो माइनस A J कैप, फिर आएगा A माइनस 0 तो प्लस A K कैप, ठीक, ये हमारी दूसरी डायगोनल हो गई। तीसरी डायगोनल हमारी D और G, तो हमारी DG तीसरी डायगोनल है, तो हमारा कितना आ रहा है, G माइनस D करेंगे, तो A माइनस 0 तो एक I कैप, 0 माइनस A तो माइनस A J कैप, और फिर से हमारा ये माइनस A K कैप आ जाएगा, क्योंकि 0 माइनस A तो ये हमारा माइनस A K कैप आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हमारी जो डायगोनल है वो DG हो गई, OA हो गई, OA CF DG और EB, ठीक है। चौथी डायगोनल जो हमारी है वो BE मान लेते हैं, ठीक, तो EB मान लेते हैं, EB आप कुछ भी मान सकते हो, तो EB माना तो B माइनस E करेंगे, A माइनस 0 तो हमारा A I कैप, फिर A माइनस 0 फिर से प्लस A J कैप, और 0 माइनस है तो माइनस A K कैप, ठीक। अब ये चीज हमारा हो गया। अब हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली डायगोनल के साथ उस लाइन का, मान लेते हैं वो जो लाइन है उसका हमारा डायरेक्शन रेशियोज हैं L, M और N, ये उसके डायरेक्शन रेशियोज हम मान लेते हैं, ठीक, उस लाइन के अब हम डायरेक्शन रेशियोज मान लेते हैं L, M, N, तो ये हम मान लेते हैं डायरेक्शन DRS, यहाँ पे लिख लेते हैं हम कहीं पे, ये DRS ऑफ द लाइन RL, M, N, ठीक, हमने DRS क्या माने हैं, दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, तो थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर देते हैं, आई थिंक अब दिख रहा है ना, अब दिख रहा है, ठीक, तो ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज हो गए लाइन के। अब पहली डायगोनल के साथ हमारा कितना एंगल बन रहा है, अल्फा, ठीक, उसने कहा है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं cos अल्फा इज इक्वल्स टू OA डॉट
लाइन एल है ना, OA.L1 अपॉन में OA का मॉडुलस और L1 का मॉड। ठीक, ये हमारा कितना आएगा, ये हमारा आएगा OA और L1 का चाहिए तो AL, ठीक, प्लस AM प्लस AN अपॉन में OA का हमारा आएगा अंडर रूट, देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 3a², तो A√3 प्लस L² प्लस M² प्लस N², तो उसको हम लिख देते हैं अंडर रूट L² प्लस M² प्लस N²। ये उसके डायरेक्शन रेशियोज है ना कि कोसाइंस, तो ये हमारा 1 नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी है। ये हमारा कॉस अल्फा आ गया। ठीक, अब इसी तरह से हम डायगोनल ए वाली मीटर रब कर देते हैं, ठीक, और कॉस बीटा लिखते हैं यहीं पे। ये हमारा आता है कॉस बीटा। कॉस बीटा हमारा क्या आएगा, CF.L1, क्योंकि L1 के बीच का एंगल है ना, दूसरे एंगल के बीच का एंगल बीटा दिया है, तो हमारा कितना आ रहा है AL, ये हमारा साइड ऑफ ए क्यूब हम समझ गए हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉस बीटा इज इक्वल टू AL आया, ठीक, माइनस AM प्लस AN अपॉन सेम वही हमारा A1 प्लस ये यानी कि A√3 इंटू, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इंटू ये सेम अंडर रूट L² प्लस M² प्लस N²। ठीक, अब हम लिखते हैं, ये वाला हो गया तो ये वाला मिटा दे रहे हैं। अब हम लिख रहे हैं कॉस गामा। कॉस गामा हमारा क्या आ रहा है, ये, तो उसका L1 L2 LMN के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, वो वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं, यानी कि उसका एक पैरेलल वेक्टर दिया होगा उस लाइन के क्रॉस, उस वेक्टर के साथ अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमारा अभी आएगा AL माइनस AM माइनस AN अपॉन फिर से भाई हमारा A√3 इंटू अंडर रूट L² प्लस M² प्लस N²। ठीक, अब इसके बाद हम अगर कॉस गामा हो गया तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन, या फिर कह सकते हैं जो हमारी थर्ड डायगोनल की हमारी जो तीसरी डायगोनल है वो भी रब हो गई। अब हमारी चौथी डायगोनल बची, तो वो हमारा आएगा कॉस डेल्टा। ठीक, चौथे डायगोनल के साथ हमारा कॉस डेल्टा एंगल बना होता है, तो कॉस डेल्टा लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा AL1 प्लस AM1, अरे सॉरी AL प्लस AM प्लस माइनस AN। ठीक, अपॉन में इसको रब कर दे रहे हैं A√3 प्लस सॉरी इंटू अंडर रूट L² प्लस M² प्लस N²। ठीक, ये आ गया इतना। ये हमारी 4 इक्वेशंस मिल गई हैं। हमें कॉस बीटा की वैल्यू पता है, अरे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस डेल्टा की वैल्यू पता है। इन सब का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, देखते हैं 4/3 आता है कि नहीं। ठीक, तो हम डायग्राम मिटा रहे हैं क्योंकि हमें उस साइड के बोर्ड की जरूरत है। तो अब हम स्क्वायर करते हैं कॉस अल्फा का। कॉस अल्फा का अगर हमने स्क्वायर किया तो ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू A² प्लस B² प्लस C²। ठीक, तो हमारा आएगा AL प्लस AM, ठीक है ना, स्क्वायर प्लस AN² A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC। ठीक है ना, ये आता है। तो ये हम यहाँ पे करेंगे, थोड़ा सा लंबा जाएगा, बोर्ड में जगह कम है। कहाँ लिखे क्वेश्चन मिटा सकते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन आप रब कर दे रहे, क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। ठीक, तो हमारा आ रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हम लिखते हैं, वो हमारी आ रही है, दिख रहा होगा ना आई थिंक, हाँ दिख रहा है। तो ये हमारा है ए एल का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर। ठीक, इन सब का हम जो है ऊपर कर दे रहे, थोड़ा सा दिख नहीं रहा था तो ये। ठीक, ए एन का स्क्वायर, फिर हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी यानी कि ए स्क्वायर एल एम प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी यानी कि एम एन, ए स्क्वायर एम एन प्लस 2 ए सी यानी कि ए सी यानी कि 2 ए स्क्वायर हो जाएगा, और सी यानी कि ए और सी यानी कि ए एल एन है ना, एल एन। ठीक, अपॉन में यही एक चीज हमारा जो है इसका भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा यानी कि इसका हमारा स्क्वायर, तो ये हमारा जाएगा 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये हमारा हो गया। ठीक, अब हम क्या लिखते हैं, कॉस बी स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं। तो कॉस बी स्क्वायर की वैल्यू के लिए हम ये मिटा देते हैं। ठीक, कॉस बी स्क्वायर की वैल्यू अगर हमने लिखी तो वो हमारी आएगी, यहाँ पे लिख देते हैं कॉस बी स्क्वायर। ठीक है ना, कॉस स्क्वायर बी, तो हमारा आएगा ए एल स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। ठीक, अब यह देखो प्लस 2ab ए और बी, यानी कि यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, ये इस माइनस एम को हम एक एंटिटी ले रहे हैं, यानी कि हम प्लस माइनस ऑफ एम ये ले रहे हैं। ठीक, इस तरह से तो हमारा क्या जाता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करना है हमको, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, तो यहाँ पे ये माइनस साइन है बी में, तो यहाँ हमारा माइनस आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर एल एम। ठीक, प्लस 2ab प्लस 2bc, यानी कि यहाँ भी माइनस ए स्क्वायर एम एन प्लस 2ac, तो यहाँ पे a और c हमारा दोनों प्लस है, तो प्लस 2a स्क्वायर एल एन। ठीक, एल एन अपॉन में सेम चीज़ हमारी, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा ए स्क्वायर 3a स्क्वायर और ये हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक, इसके बाद कॉस बीटा हो गया। अब हम लेंगे कॉस गामा का स्क्वायर, तो कॉस गामा का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा कॉस स्क्वायर गामा, दैट विल बी इक्वल टू ए एल स्क्वायर प्लस, देखिए मीटर गया थोड़ा सा, ए एम है ये, ए एल है। ठीक, तो ए पहले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो वो तो लिखेंगे ही, तो हमारा आ जाएगा ए एल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ए और बी, तो एक माइनस है तो खत्म, फिर माइनस लिखेंगे 2ab यानी कि एल एम प्लस 2ab प्लस 2bc, 2bc प्लस आया 2b में भी माइनस है, सी में भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ओवरऑल प्लस ए स्क्वायर एम एन और प्लस 2bc प्लस 2ca, तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है, तो यानी कि माइनस 2a स्क्वायर एल एन अपॉन में वही से हमारा 3a स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। अब हमारा लिखेंगे कॉस डेल्टा का स्क्वायर। ठीक, कॉस स्क्वायर डेल्टा। ठीक है, ये हमारा कितना आता है, कॉस स्क्वायर डेल्टा की वैल्यू ए एल का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर, है ना, फिर
प्लस 2ab, यानी कि यहाँ पे प्लस आएगा 2a² LM प्लस 2ab प्लस 2bc माइनस 2a² MN माइनस 2a² LN। ठीक, यही आएगा अगर आप चेक करेंगे तो, अपॉन में 3a² L² प्लस M² प्लस N²। ठीक, ये आ गया। अब हमको तीनों कॉस स्क्वायर की वैल्यू पता लग गई है, और हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था कि कहीं जगह है, यहाँ लिख देते हैं, हमें प्रूफ करना था कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 4/3, ये हमें प्रूफ करना था। अब हम इन सब को, इसको 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 और इसको अगर ऐड कर देंगे तो वो हमारा 4/3 के अराउंड आएगा। कैसे? तीनों में डिनोमिनेटर देखिए सेम है। ठीक, इन सब में डिनोमिनेटर सेम है। अब बस हमको ऊपर वाला ऐड करना है। ठीक, तो देखिए 2a² LM, ठीक, माइनस 2a² LM कटा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? बस इन सब को ऐड कर रहा हूँ, जगह नहीं है इसलिए लाइन से करके दिखा नहीं सकता, इस तरह से ऐड हो रहा है। ठीक, अब अगला 2a² MN, 2a² MN प्लस में है तो कटेगा नहीं, अभी मतलब हम जोड़ेंगे नहीं उसको, माइनस 2a² MN, तो वो से ये हमारा कट गया। ठीक, अब 2a² LN माइनस 2a² LN कट गया। ठीक है, अब ऊपर केवल ये बचा। अब अगला प्लस 2a² MN माइनस 2a² MN कट गया, प्लस 2a² LM माइनस 2a² LM कट गया, प्लस 2a² LN माइनस 2a² LN, ये भी कट गया। सारे उधर के टर्म हमारे कट गए, बचा क्या हमारा? al² प्लस am² प्लस n² यहाँ पे, al² प्लस am² प्लस n² यहाँ पे, al² प्लस am² प्लस a² यहाँ पे। तो हमारा फाइनली जो हमारा बचा है उसको हम ये आपको पता है, इसकी जगह हम लिखने की कोशिश करते हैं, ये मिटा देते हैं। ठीक, तो हमारा जो इन सब को ऐड करे तो कॉस स्क्वायर यहाँ से लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू, हमारा आया, पहले तो हम डिनोमिनेटर लिख देंगे। ठीक, जो कि हमारा आ रहा है, अब जैसे ये कट ही गया तो हम इसको रब कर दे रहे हैं फिलहाल के लिए इतना पोर्शन, क्योंकि हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक, ये कट गया तो ये हमारा आ रहा है 3a² ब्रैकेट में L² प्लस M² प्लस N²। ठीक, ये आ गया। और अब हम ऐड करते हैं al² और l², तो 3al², l का होल स्क्वायर मतलब कि m² और सॉरी al², 4 आएगा, है ना, 4। ठीक, वैसे am², 4 बार am² आया तो प्लस am², 4 उसमें से कॉमन ले लिया पहले ही हमने। ठीक, फिर an², यहाँ हमने अपोजिट से लिख दिया था क्या, कोई दिक्कत नहीं, an²। ठीक, तो ये भी हमारा प्लस an का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया 4 ठीक, ओके। अब a² बाहर लेंगे अगर, ठीक है, तो अब हम ये मिटा देते हैं, इसका कोई हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, ये हमारा आ जाएगा 4a² बाहर ले लिए, L² प्लस M² प्लस N² अपॉन में 3a² ब्रैकेट में L² प्लस M² प्लस N²। ठीक, ये से ये कैंसिल आउट हो गया, ऐसे ये कैंसिल आउट हो गया, हमारा प्रूव हो गया कि ये हमारा 4/3 के इक्वल आ रहा है। ठीक, यही क्वेश्चन में प्रूफ करने को बोला था, और काफ़ी लंबा क्वेश्चन था ये वाला। वैसे तो एग्ज़ाम में आज तक एक भी बार नहीं आया है, बट अगर आएगा तो सीधे 5 मार्क्स में आएगा। अब इसके बाद ट्रिकी क्वेश्चन कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 5 है ट्रिकी, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 11 है, अरे इजी है एकदम। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 8 ट्रिकी है,
क्वेश्चन नंबर 9 इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 इजी है बट एक बार बताना पड़े, मतलब बता देंगे कि वो मेथड क्या है, उसका तरीका, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 11 ट्रिकी है। क्वेश्चन नंबर 12 ट्रिकी है। क्वेश्चन नंबर 13 तो हमारे वो लास्ट वाले टॉपिक से की तरह था, जो दो हमारी लाइंस हैं उसका डायरेक्शन रेशियोज दिया है और हमें पूछा है कि इंटरसेक्टिंग वाली जो हमारी लाइंस बनेगी, दो लाइन बनेंगी इंटरसेक्टिंग की, उसका हमारा डायरेक्शन रेशियोज पूछा है। तो वो जो लास्ट में हमने हमारा जो एक्सप्लेन या फिर हमारी जो थ्योरी में लास्ट अभी जो हमने थ्योरी पढ़ाई थी उसमें जो लास्ट टॉपिक था उसके हेल्प से निकलेगा। और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारा शायद ट्रिकी था कि इजी था, हमें याद नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 एट राइट एंगल। क्वेश्चन नंबर 14 मॉडरेट में आता है, ना ज़्यादा ट्रिकी है ना ज़्यादा इजी है, मॉडरेट में है। ये भी वाला इजी था बट थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो ये इजी है, ठीक, और ये इजी है, ठीक है ना। तो हम कौन कौन से क्वेश्चन कराएंगे, हम आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8 और 11, 12, 13, 14, ठीक है ना। 5, 6, 8, 11, 12 नहीं 13 नहीं कराएंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस कराएंगे वो लिख दे रहे हैं अगले टर्न पे, ठीक। अगला जो वीडियो बनेगा वो इन्हीं सब क्वेश्चंस का होगा। अगर एक वीडियो में आ जाएगा तो ठीक है, वरना 2 वीडियोस लग जाएंगे, ठीक। तो अगले ज्योमेट्री के टर्न पे हम कौन कौन से क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कौन कौन से क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार देख लेंगे, ठीक है ना। जल्दी जल्दी में फटाफट निपटा देंगे, शॉर्ट में पूरा एक्सप्लेन करके लिखेंगे नहीं इस तरह से। क्वेश्चन 11 अच्छे में करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। तो इतने क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में कंप्लीट करना की कोशिश करेंगे। एक वीडियो लगातार एक वीडियो, नहीं तो दूसरे वीडियो में करेंगे। तो यहाँ हुआ हमारा पहला टॉपिक, पहला नहीं मतलब पहला लेक्चर ज्योमेट्री का ख़त्म। और अब देखते हैं अगला वीडियो बनाते हैं ज्योमेट्री पे, या सोच रहे हैं अगला वीडियो हम रियल एनालिसिस पे बना दे क्या, देखते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।